आप सभी का स्टार एजुकेशन परिवार में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है सुनील। चलिए शुरू करते हैं हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर आज 11th है, यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर आज हमारा। कल जो है हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एक दिन की आपकी छुट्टी होगी और अगले दिन जो है पॉलिटी स्टार्ट होगी और उसका टाइम सुबह 11 बजे होगा। ठीक है, उसकी क्लास हर रोज सुबह 11 बजे आया करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के चैप्टर का नाम हमारा है कि नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। बहुत आसान टॉपिक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमें ये जानना है कि क्या बताती है प्रशस्तियां। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में इवन रिसेंटली जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था। जिस बच्चे ने मेरी क्लास लगाई थी शाम को 4 से 6 महफिले ज्ञान वाली ऑफलाइन क्लास, तो उन बच्चों को पता होगा मैंने एक इस टॉपिक के बारे में डिटेल से उनको थोड़ा समझाया भी था। और जिस दिन समझाया था उससे अगले दिन एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था वो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होती है प्रशस्ति। एक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में मैंने डिटेल से समझाया था, हम लोग इसको भी सीखेंगे अच्छे से। वैसे समुद्रगुप्त पे सिर्फ समुद्रगुप्त का डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल रखा है स्टार एजुकेशन चैनल पे। आप लोगों को मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अच्छा, वंशावली क्या होती है हमें ये जानना है आज इस लेक्चर में। हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में जानना है। जो बच्चा हरियाणा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में जानना है और ये कहाँ इनका राजपाट था और किस तरीके से ये लोग रहते थे, क्या इनकी राजधानियां थी। इन सभी राज्यों के अंदर प्रशासन कैसे चलता था, मतलब राजपाट ये कैसे चलाते होंगे वो जानना है हमें। और पहले के मुकाबले अब नई सेना किस प्रकार की गठित हो गई है। ठीक है, और राजा की सेना के बारे में भी साथ के साथ जानेंगे हम लोग, किस टाइप की राजा की सेना एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। दक्षिण राज्यों में सभाएं होती थी, तो वो सभाओं में क्या खास था वो जानेंगे। उस जमाने में आम लोग कैसे होते थे, कैसा उनका जीवन था वो भी जानना है। और फिर लास्ट में हमें अन्यत्र, यानी कि इसके अंदर हमें जानना है नया धर्म इस्लाम धर्म आज जो है बन चुका है, इसके बारे में भी हमें जिक्र करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आज हमें इन पूरे टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहली बात यह है कि क्या बताती है प्रशस्तियां। देखो सिंपल सी बात है कि एक विशेष किस्म का अभिलेख, अभिलेख का यानी क्या मतलब यह है कि जो पत्थर पे, दीवार पे या किसी पिलर वगैरह पे लिखा हुआ है और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़ाई बड़ाई लिखी हो, प्रशंसा लिखी हुई हो, तारीफ ही तारीफ लिखी हो, उसी को ही हम लोग प्रशस्ति का नाम दिया करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रशस्ति का संबंध सीधा किससे है, तो प्रशंसा से होता है। बेसिकली प्रशस्ति एक संस्कृत का वर्ड है, याद रखिएगा। अच्छा, तो राजाओं की जिन भी अभिलेखों पे इनकी तारीफ लिखी गई है, इनके बारे में लिखा गया है, इनके अभियानों के बारे में लिखा गया है, उन्हीं को ही हम लोग राजाओं, और इन्हीं प्रशस्तियों की वजह से ही आज जो है हमें इन राजाओं के बारे में पता है, या उन्हीं की वजह से हमारे पास में किताबें हैं, या उन्हीं की वजह से हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उनमें से एक राजा है समुद्रगुप्त और उन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है हरिसेन। कई जगह एक इनके साथ में तिल भट्ट भी लिखा होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने हरिसेन ही नाम दिया है। तो हरिसेन जो कि लगभग 1700 साल पहले अब से संस्कृत के अंदर एक लंबा अभिलेख कविता के रूप में लिखा था इन्होंने। ठीक है, यही वो जगह है जिसके ऊपर जो है इन्होंने लिखा था। ये अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी और इसी को ही प्रशस्ति कहा गया है। ये अशोक स्तंभ है और इलाहाबाद के अंदर है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया। हालांकि उस टाइम पे भी इसका नाम प्रयाग ही था, कुछ समय बीच में इलाहाबाद हुआ और बाद में वर्तमान में अब प्रयागराज हम लोग कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। और गुप्त काल में इस टाइप की प्रशस्तियों का महत्व, लिखना, पढ़ना, समझना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अब ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है ये फोटो में देख लीजिएगा, इस टाइप की है। हालांकि हमें तो समझ तो नहीं आएगी ये लिपि जो है, लेकिन ये उस टाइम की गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि वगैरह इसका जो है प्रयोग किया गया है उस टाइम का। अच्छा, इसके अंदर जो है कवि ने इसमें राजा को क्या बताया है, ईश्वर के बराबर तुलना दी है। आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से जो है उनकी प्रशंसा कर रखी है। बहुत लंबे लंबे वाक्य वगैरह बता रखे हैं। अच्छा, कवि ने बता रखा है कि एक राजा जो है एक योद्धा थे, युद्ध जीतने वाले राजा थे। ठीक है, के अलावा विद्वान भी होते थे, के अलावा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भी भरपूर प्रशंसा कर रखी है। भाई समुद्रगुप्त की जीवनी कह दीजिएगा, एक प्रकार की प्रयाग प्रशस्ति है ये। इनके बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे होते थे। जिस टाइप का एक वाक्य मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, ये
इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त जो है ना, ये एक योद्धा थे जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुठार का मतलब होता है जो बहुत ही मजबूत टाइप से, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी तो आप जानते ही हैं, भाले जिनसे युद्ध वगैरह लड़ा जाता है, तलवार, लोहे की गदा जो हनुमान जी वगैरह रखते हैं ऐसे, नुकीली तीर, तीर जो है भगवान श्री राम वगैरह आपने चलाते देखा होगा, और बहुत सारे सैकड़ों हथियार लगे, घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। भाई युद्ध में इतने सारे युद्ध लड़े, इतने, और इन सारी चीजों के जो है घाव लगे और फिर घाव भर गए, मतलब इनसे ये प्रतीत होता है कि एक महान योद्धा थे उस टाइम के। आप देख सकते हैं कितनी मतलब सहज तरीके से और किस तरीके से, टेक्निकल तरीके से समझिएगा, इनकी तारीफ जो है की गई है। समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए अपने सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाने वाले राजा समुद्रगुप्त ही थे। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वीणा बजाते हुए राजा जो थे उनका नाम क्या है, तो समुद्रगुप्त है, या वीणा बजाते हुए सिक्कों का प्रचलन किसने किया था, तो वो समुद्रगुप्त ही थे। अब मानचित्र में हरिसेन ने जो प्रशस्ति लिखी है उनके बारे में 4 प्रकार के राजा या 4 प्रकार की समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी बता रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, वैसे ये बहुत डिटेल से है, आगे की क्लासों में हम लोग इसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब समुद्रगुप्त ने नीतियों का वर्णन कौन कौन से किया, इस मैप को आप देखिएगा। उनमें से सबसे पहला क्षेत्र है आपका ग्रीन कलर वाला, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, जिसके अंदर आपका ये कन्नौज वाला इलाका है, पाटलिपुत्र वाला इलाका है, नालंदा इलाका है, ठीक है, और ये प्रयागराज वाला इलाका है। इस मानचित्र का जो हरे रंग वाला क्षेत्र है इसको आर्यवर्त कहा जाता है। इसके अंदर टोटल 9 शासक थे, यानी कि 9 टाइप के राजा थे। इन 9 के जितने भी राजा थे उन सभी को हराया और अपने साम्राज्य के अंदर, यानी कि जहां पे ये पाटलिपुत्र में राजा रहते थे, मगध वगैरह के इलाका था, इस सभी को जो है अपने अंदर शामिल कर लिया समुद्रगुप्त ने। दूसरा बताते हैं हरिसेन क्या, लाल बिंदु वाले क्षेत्र, ये जो आपको पॉइंट डॉट वाला इलाका दिख रहा है, लाल बिंदु वाला, जिसको हम लोग पूर्वी तट भी कहते हैं, या वर्तमान में हमारा आंध्र प्रदेश या उड़ीसा वाला क्षेत्र कह दीजिएगा, उस टाइम का जो ये अमरावती वाला क्षेत्र है, तो इसके अंदर जो है इन सब ने हार मान ली थी। इनको दक्षिणापथ कहते हैं। यहाँ के जितने भी राजा थे, 12 शासक थे, इन 12 के 12 शासकों ने हार मान ली थी, समर्पण कर दिया था, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त ने अपनी ये जितने भी इनसे 12 के 12 को पहले हराया और हराने के बाद में जो है इनको वापिस अपना साम्राज्य लौटा दिया कि तुम जो है अपना जो है साम्राज्य खुद ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपनी धाक जमा ली कहिएगा। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। मैं आपको बताता हूं ये नीति क्या थी। ग्रहण, ग्रहण का मतलब है सभी से, इन 12 से ये सारा का सारा राजपाट छीन लिया। मोक्षानुग्रह, सारा का सारा इनसे राजपाट छीन के फिर क्या इनको मोक्ष यानी कि फिर बाद में इनको छोड़ दिया। और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति यही नीति है कि पहले इनसे छीना, फिर इनको कहा कि जो तुम कर सकते हो वो कर लो, तुम्हें दम में, तो इनमें दम तो इतना था नहीं पहले भी, और तभी तो इन्होंने ये 12 के 12 राज्य जो है छीन लिए थे और फिर इन्हीं को वापस लौटा दिया। रखा क्यों नहीं अपने पास में, रखे इसलिए नहीं कि उनको पता था कि मौर्य वंश में भी बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था मौर्य वंशों ने, तो वो संभाल नहीं पाए थे। इनको भी पता था कि सारा संभाल तो मैं नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो है धाक तो जमा ही ली इन्होंने इस एरिया के अंदर। अगला इलाका है बैंगनी रंग वाला। ये जो इलाका ऊपर वाला इलाका दिख रहा है आपको, थानेसर वाला इलाका, ये असम वाला जो वर्तमान में है, ये पड़ोसी देश है। इसके अंदर असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, उत्तर पश्चिम के कई सारे गण और संघ आते थे इसके अंदर। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेके आते थे, गिफ्ट लेके आते थे, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, ठीक है। जो भी ये काम कहते थे उन्हीं की आज्ञा का पालन किया करते थे। सर्व करदान आज्ञानुकरण की प्रक्रिया थी। जो भी कर लगाते थे समुद्रगुप्त, वही कर वो जो है देने भी आते थे और दरबार में समय समय पे उपस्थित हुआ करते थे। अब बच गए लास्ट चौथा इलाका हमारा बाह्य क्षेत्र, ठीक है, नीले रंग से इसको दर्शाया गया है। कुषाण और शक वंश थे यहाँ पे, और इनमें श्रीलंका के भी काफी सारे शासक थे। इन्होंने क्या किया, समुद्रगुप्त के डर से अपनी पुत्रियों के विवाह कुछ तो समुद्रगुप्त से और कुछ समुद्रगुप्त के बेटों से जो है वो करवा दिया था। तो विवाह वाली नीति, तो यूं समझ लीजिएगा समुद्रगुप्त किस टाइप से स्ट्रॉन्ग राजा था, चारों तरफ धाक जमा रखी थी, सभी राजा जो है इसे डरते थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पश्चिम में वाकाटक प्रदेश जो था ना, वहां पे टक्कर नहीं ली थी समुद्रगुप्त ने। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा वंशावली। अधिकांश प्रशस्तियों में पूर्वजों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है।
और यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के जितने भी पूर्वज के बारे में बताया जाता है उसको ही हम लोग वंशावली का नाम दिया करते हैं। वंशावली मतलब वंश के बारे में बताना, जैसे पिता, दादा, परदादा, माता, इन सभी के बारे में बताना ही वंशावली कहलाएगी। जैसे समुद्रगुप्त की माँ का नाम है कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी, पिता का नाम चंद्रगुप्त था। वैसे लिच्छवी की ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत सारे इन्होंने जो है युद्ध वगैरह लड़े थे। मैंने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, डिटेल आप देख सकते हैं। फनी स्टोरी है, लव स्टोरी भी है ये। अच्छा, समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। इनके पिता ने भी ये कर रखी थी, इन्होंने भी यही उपाधि जो है धारण की थी, ये ऐसे उल्लेख मिला करते हैं। इससे यह भी आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि अगर दादा परदादा अगर एक ही वंश में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वंश जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके हो गए पिता, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय इनके बेटे हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बेटे हैं ना, इनके भी जो उस टाइम पे प्रशस्ति वगैरह लिखी गई थी, तो इन प्रशस्ति के अंदर भी जो है समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। समुद्रगुप्त किस टाइप के राजा रहते थे या किस टाइप की सभाएं वगैरह जो है वो किया करते थे। अच्छा, इनके सिक्के वगैरह भी मिले हैं, वो तो है ही, बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद में क्या, इन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। वाकाटक को छोड़ दिया था, बाकी थोड़ा बहुत जो है इन्होंने पश्चिम के अंदर शक वगैरह को इनको तो जो है परास्त किया ही था। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, जिनके अंदर कवि कालिदास और एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का ज्यादातर जिक्र आया करता है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। ये थे राजा हर्षवर्धन और इनका ऊपर वाला इलाका हर्ष जो थानेसर का इलाका है, ठीक है, इन्हीं का ही था ये। हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा पता लगता है इनकी जीवनी से। इनकी एक बारे में लिखी हुई बायोग्राफी है इनकी, जो कि लगभग 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया था। इनकी जीवनी लिखी थी एक इनके दरबारी कवि जिनका नाम था बाण भट्ट, कहते हैं ये इनके मित्र भी रहे हैं। संस्कृत में उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित। ये पेपर में बहुत बार आई है कि जो बाण भट्ट ने किताब लिखी है उसका नाम क्या है, हर्षचरित। या हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें वंशावली का ही इन्होंने जिक्र किया है। चीनी यात्री स्वेन त्सांग जो है ये भी हर्षवर्धन के दरबार में भी बहुत टाइम तक रहे थे। इन्होंने भी उस टाइम पे जो कुछ देखा है उसके बारे में भी चीनी यात्री ने भी काफी अच्छे से लिखा है। हालांकि हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने पिता और अपने बड़े भाई की मौत के बाद ही ये थानेश्वर के राजा बने थे। इनके एक बहनोई थे जो कि कन्नौज के शासक थे। कन्नौज जो कि यूपी के अंदर पड़ता है, और उन कन्नौज के शासक को बंगाल के शासकों ने मार दिया था। तब क्या किया इन्होंने, कन्नौज पे जाके अपना जो है अधिकार ले लिया और बंगाल के राजा पे आक्रमण कर दिया। और बंगाल के राजा पे आक्रमण किया है और उनको जीता भी, उनको हराया भी, और मगध वाले राजाओं को भी हराया। और ये जीत इतनी स्ट्रांग थी इनकी कि आज से पहले इन्होंने इतनी हद तक या इतनी अच्छे तरीके से जो है सफलता कभी भी हासिल नहीं की थी। लेकिन ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे जीत हासिल कर रहे थे तो जैसे दक्षिण भारत की ओर आने लगे तो उस टाइम पे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोक लिया कि आगे कहाँ जा रहा है भाई, आगे पग बाढ़ गया सड़क अगर आगे गए हो तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के बारे में जाने तो इस काल में पल्लव और चालुक्य ये दो ही ऐसे थे जो कि दक्षिण भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजवंश के रूप में निकल के आए थे। इनकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी के बारे में जिक्र किया जाए तो है कांचीपुरम, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी, जो कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र तक इनका फैला हुआ है। और चालुक्यों का जो राज्य था वो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। ये आपसे पेपर में दोनों सवाल बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पल्लवों का राज्य किन नदी तक था, कावेरी नदी तक डेल्टा तक फैला हुआ था। चालुक्यों का राज्य कहां तक फैला हुआ था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में जो है वो फैला हुआ था, ठीक है। मैं आपसे बीच में यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप लोगों की, जिस भी बच्चे की राइटिंग अच्छी है, ठीक है, मतलब किसी की राइटिंग अच्छी होती है, देखो मेरी जैसी राइटिंग है वो तो रहने देना, लेकिन जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, लड़का लड़की कोई भी है, वो प्लीज क्या करे कि हिस्ट्री के 12 के 12 चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और उनके क्या करिएगा, आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि चालुक्यों का राज्य किन नदियों के बीच में स्थित था, तो आपका फिर उसके नीचे आंसर बनना चाहिए कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। पल्लवों की राज्य की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य किस नदियों के बीच में था, कावेरी नदी के डेल्टा तक था। ऐसे आप वन लाइनर क्वेश्चन बनाइएगा, इससे आपका भी भला होगा
जिस बच्चे ने बनाया है उसका तो भला होगा ही होगा, और बाद में उसको मैं जो है शेयर कर दूंगा सबके साथ में, तो औरों का भी भला हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जिनकी भी राइटिंग अच्छी है मेरा कहना मानिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और आपका भी इसमें भला होगा। सभी कर सकते हैं तो सभी करिएगा, खुद के समझने के लिए राइटिंग को तो मायने रखती नहीं है, औरों के लिए थोड़ी बहुत राइटिंग मायने रखती है, ठीक है। अच्छी मतलब राइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो इलाका हो ही गया इनका। इसके बाद में चालुक्य डेंसिटी जो है, चालुक्य डेंसिटी इस एरिया के अंदर फैली थी जो वर्तमान में हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा वाला इलाका जो है। चालुक्यों की राजधानी अगर आपसे पूछा, उनकी तो कांचीपुरम पढ़ी ली हमने। अब चालुक्यों की राजधानी थी एहोल, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्षेत्र था एहोल। और ये एक बहुत ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उस टाइम का, और साथ के साथ ये धार्मिक केंद्र था। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह भी थे। पल्लव और चालुक्य आपस में तो टक्कर खाते ही रहते थे, हर रोज लड़ते ही रहते थे। और इन्हीं की लड़ाई की वजह से जो है, इनकी लड़ाई जो है सबसे ज़्यादा रवि कीर्ति ने प्रशस्ति के बारे में बताया है। रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखी है, उसके अंदर जो है सब कुछ लिखा है इनके बारे में, ये कैसे आपस में लड़ते थे। और लड़ते तब क्या करते थे, एक दूसरे की राजधानियों पर अटैक मारते थे। पुलकेशिन द्वितीय जो था उस टाइम में इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चालुक्य राजा था। इनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है रवि कीर्ति ने कि कैसे कैसे रहा करते थे। ये इनको अपना जो राजपाट मिला अपने चाचा से मिला है। तो इन्होंने बहुत सारा जो है अभियान किए थे, बहुत सारे जगह पे अभियान किए थे, कई सारे राजाओं को रोका भी था। जैसे हर्ष को भी रोका था इन्होंने, हर्षवर्धन को। और इन्होंने के अपने रवि कीर्ति के अंदर ये भी लिखा है कि हर्ष का मतलब होता है आनंद। और ये कवि ने कहा है कि जैसे इन्होंने रोक लिया तो अब हर्ष जो है हर्ष नहीं रहा, यानी कि अब तो हर्ष आनंद कहाँ से रह गया, अब तो ये हार ही गया। इन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, और उस पल्लव राजाओं को कांचीपुरम की दीवार के पीछे जो है छिप के अपनी जान बचानी पड़ी थी उस टाइम पे। अब ये दोनों लड़ते लड़ते आपस में इतने लड़े कि अपने दोनों की सेनाओं को इतना कमजोर कर लिया कि बाद में क्या है, राष्ट्रकूट और चोल वंश जो थे इन्होंने इनको दोनों को ही हरा दिया। इनके बारे में हम लोग अगली क्लासों में पढ़ेंगे डिटेल से। अब अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। वैसे ही चलता था जैसे अब तक चलता आ रहा है। कैसे भी टैक्स लिया करते थे जमीनों से, और तो क्या था। और धीरे धीरे जो है थोड़े थोड़े बदलाव तो आए हालांकि इसके अंदर। अब बदलाव क्या आए इनके अंदर, बदलाव ये आए इनके अंदर कि कुछ पद वगैरह नियुक्त कर दिए गए थे। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने के लिए इन्होंने थोड़े बहुत कदम उठाए, जिनके लिए प्रशासनिक पद बनाए। जैसे सबसे पहला पद बनाया इन्होंने महादंड नायक का। इसका मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश। जैसे कोर्ट के अंदर जज होते हैं, वैसे एक न्याय देने वाला एक अलग से व्यक्ति बना दिया जिसका नाम महादंड नायक है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ही व्यक्ति 2-3 काम, जैसे आज एक ही मंत्री कई सारे पद संभाल लेते हैं ना, ऐसे ही तो एक ही मंत्री जो है ये कई सारे काम। जैसे हरिसेन की बात करते हैं तो एक महादंड नायक था, उसके साथ ये कुमार मात्य था। ये अब क्वेश्चन बनेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट। कुमार मात्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री था। साथ के साथ एक संधि विग्रहिक था, इसका मतलब होता है युद्ध और शांति का मंत्री भी ये कहलाता था आपका, ठीक है। तो युद्ध और शांति का मंत्री भी आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो आपको हरिसेन जवाब देना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति का मंत्री कौन था, तो भी आपको जवाब क्या देना है, हरिसेन देना है। या आपसे पूछा जाए महादंड नायक जो था ना वो कौन था, तो भी आपको जवाब क्या देना है, फिर भी आपको जवाब हरिसेन ही देना है। उसके अलावा क्या बात आती है भाई, उसके अलावा हमारी बात आती है अगली कि वहां के स्थानीय प्रशासन में और बहुत सारे मुख्य नॉर्मल व्यक्ति जो थे ना, आम जनता थे, उनका भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा बोलबाला था, और उन्हीं को बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दर्जा मिला। जैसे एक नगर श्रेष्ठी का जो है पद था। अब नगर श्रेष्ठी का मतलब होता है मुख्य बैंकर, मतलब ये मेन व्यापारी था उस टाइम के राजा, उस प्रशासन का। एक सार्थवाह का पद भी आता है। सार्थवाह का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले का नेता। जितने भी व्यापारी थे उन व्यापारी का एक मुख्य नेता था, सार्थवाह कहलाता था आपका। अच्छा, इसके बाद में एक पद आता है प्रथम कुलीक। इसका मतलब होता है मुख्य शिल्पकार, जो बेस्ट डिजाइनर था उस एरिया का कहिएगा आप लोग। इसके अलावा कायस्थकों का एक पद दिया गया, इसका मतलब होता है लिपिक प्रधान जैसे पद रहते थे। तो ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको मैं, क्या कहा था मैंने, देखिएगा। राजा प्रशासन तो पहले की जैसे ही चलता था, लेकिन बदलाव क्या है, पद बने। पहला पद कौन सा है, महादंड नायक। इसका मतलब क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, एक के साथ कई सारे पद, एक व्यक्ति को कई पद भी मिलते हैं। जैसे क्या है, हरिसेन थे, उनको महादंड नायक तो मिला ही था, इसके साथ में इनको क्या मिला था, संधि विग्रह भी मिला है, जिसका मतलब क्या होता है कि युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। एक इनके पास में कुमार मात्य, जिसका मतलब महत्वपूर्ण मंत्री। अच्छा, और कौन से पद है वहां के, और है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी का मतलब मेन बैंकर कह दीजिएगा या व्यापारी कह दीजिएगा। सार्थवाह का पद, इसका मतलब है व्यापारी के काफिलों का नेता।
प्रथम कुलीक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब मुख्य शिल्पकार, कायस्थ पूछा जाए आपसे तो है इसका मतलब लिपिक प्रधान वगैरह हो गया आपका, ठीक है। चलिएगा, इस तरीके से बहुत सारे पद वगैरह बन गए थे और फिर धीरे धीरे क्या है, इनके नीचे जितने भी ये पद वाले मंत्री रहते थे, कई बार राजा को ये हरा देते थे और खुद ही अपने आप में एक स्वतंत्र अपना राज्यपाट जो है वो बना लेते थे। मतलब कई बार ऐसा होता था, नीचे नीचे गुप्तचर होते थे, उनकी टांग काटते रहते थे और फिर अपना वही बात है कि उनको धोखा दे दे के आगे बढ़ते रहते थे और खुद ही स्वतंत्र अपना राजपाट जो है बना लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। अब देखिएगा, सेना पहले कैसे थी, राजा जो थे वो हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सिपाही, मतलब पूरा का पूरा एक काफिला लेके चला करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इन सेना में थोड़ा सा बदलाव आया। पहले तो क्या करते थे, स्पेशली कुछ पैसे देके या मंथली जो पैसे देके एक रख लेते थे अपने सिपाही वगैरह। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, नियमित वेतन देना तो छोड़ दिया, उनको जो भूमि दान में देने लग गए, ठीक है। अब ये जो इनको भूमि दान में देते थे उसी से ये टैक्स वसूल लेते थे, उसी टैक्स से क्या करते थे, अपनी सेना और घोड़ों की देखभाल कर लेते थे और उसी से क्या करते थे, युद्ध और हथियार के पैसे भी जुटाते थे। और ये जो सारे है ना जिनको भूमि दान में दी गई है, ऐसे लोगों को सामंत कहलाते थे ये सारे के सारे। कई बार फिर अब ये भी ऐसे भी क्या करते थे, अपने राजा को फिर ये धोखा देते थे और यही सामंत क्या करते थे, खुद अपने स्वतंत्र राजपाट जो है वो बना लिया करते थे। तो कह रही है तो हिस्ट्री का एक जो है वो प्रमाण चलता ही आया है। एक को गिराया, दूसरा जो है खड़ा हो गया यहाँ पे राजा। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, अब सभाएं तो जैसे पहले चलती थी वैसे ही थी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था। अब इन सभाओं में जर्नली क्या था कि वही लोग मुखिया होते थे जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, जमीन ज्यादा होती थी। अरे ये सभाएं वही थी, आपस में बैठ के बातचीत करते थे, नुकसान नफे की बात करते थे और खेती बाड़ी की बात करते थे, सड़क निर्माण की बात करते थे, लड़ाइयाँ आपस में ना हो, इन सभी के बारे में बातचीत किया करते थे। वहां पे एक उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है, लिखा गया है, और नगरम व्यापारियों के एक संगठन का भी नाम आया वहां पे। तो ये दो नाम आपको थोड़े से याद कर लेने हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, भूस्वामी शक्तिशाली व्यक्ति ही इन सभाओं का जो है वो संचालन करते थे। आम लोग कैसे होते थे भी, ठीक है। अब राजाओं की बात होगी तो आम लोग कैसे थे, आम लोग वैसे ही थे भाई, नॉर्मली जैसे आज रहते हैं वैसे ही रहते होंगे, ठीक है। अब कैसे रहते होंगे, इनके बारे में सबसे ज्यादा पता लगाया है कालिदास ने अपने राज दरबार में एक नाटक वगैरह लिखा है, नाटकों के बारे में बताया, नाटकों के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। ऐसा कहा गया है कि ज्यादातर लोग ना आपस में बोलते संस्कृति थे ये, ठीक है। वैसे संस्कृत बहुत प्यारी भाषा है, ठीक है, पर बोली नहीं जाती वो बात अलग है। इस नाटक के अंदर ना एक इनका प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें एक दुष्यंत राजा और एक शकुंतला नाम की युवती की प्रेम कहानी। लो भाई, मैंने कहा नहीं था आपस में जैसे आज रहते हैं ना वैसे ही पहले रहते थे। देखो भाई, प्रेम प्यार की तो गाथा ही अलग है, प्रेम और मोहब्बत लवर, वही टाइम था, वही दुष्यंत राजा था और वही ये दुष्यंत चौटाला नहीं है, ये दूसरा है। वही कहता था जानू आई लव यू, और मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और आग लगा दूंगा, और तू ही मेरी मोहब्बत है, तू ही मेरी जान है। यही फिर चौंचले आई लव यू टू के मैसेज और व्हाट्सएप पर चलते रहते थे, बातें देखो होती रहती थी उस जमाने में भी। और आप क्या सोच रही हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप आ जाए, उस जमाने का भी था, लव लेटर, चिट्ठियाँ, ये सारे काम थे। मतलब आम लोगों का यही था चौंचले, ठीक है। वही मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और है, फलाना दिमागा, ये सारे गाने उसी टाइम के लिखे हुए हैं, ठीक है ना। खैर जोक्स पार्ट। उस टाइम पे अब चीनी यात्री फाशियन का ध्यान भी लोगों की दुर्गति पे भी गया था। दुर्गति कैसी गुरुजी, दुर्गति का मतलब है कि लोगों को अछूता मानते थे वो। उस टाइम पे शायद कोरोना वायरस वाला फंडा भी रहा होगा, जैसे आज हम लोग कोरोना वायरस जिसको है या लोगों से थोड़े दूर दूर रह रहे ना, वैसे ही अछूते रहते थे। इन्होंने फाशियन ने ये लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति जो छोटी जात का जिसको ये मानते थे और वो शहर में या नगर में आता था तो पहले ही नगाड़े बजा दिए जाते थे, थाली लकड़ी वगैरह कूट पीट के पता लग जाता था कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सारे छुप के गायब हो जाते थे। जैसे ही वो आके गया है उसके बाद में जो है लोग जो है उससे संपर्क बनाने से बचते थे, उनसे बातचीत करना, उनको छूने से बचते थे, उनके दिए हुए बर्तनों को जो है दोबारा यूज नहीं करते थे। उनके अगर किसी बर्तन के हाथ लगा दिया तो उस बर्तन का बाद में यूज नहीं करते थे। तो मतलब ये जो क्या कहते हैं बुराई है, ये आज से नहीं, बहुत सारे टाइम पहले से चली आ रही है, ठीक है। उस टाइम की सेनाओं के बारे में, राजा की सेना के बारे में भी एनसीईआरटी ने कहा है कि राजा की सेना जो थी ना बहुत बड़े साजो सामान के साथ में चला करती थी, बहुत सारे हथियार लेके चला करती थी, बर्तन और सोने के पायदान और खाने पीने की चीजें, बकरी, हिरण और खरगोश और सब्जी, मसाले, फलाना, तिमकाना, ये सारी चीजें साथ लेके चलते थे ये।
ऊंट और हाथी, घोड़े, गधे, भैंस और भेड़ और बकरी, इन सारों पे लेके चलते थे। और साथ में ये ढोल, नगारे, बिगुल, डीजे, गजबण पानी न चाली रही, गाने बजते हुए डीजे चलता रहता था। थाड़ा लंडूर मारी छोरी छेड़दीर, ऐसे करते करते गाने गुने चलते रहते थे सारे, कोई चक्कर नहीं था। अब ये सारे जैसे ही राजा चलता रहता था, राजपाट में इनकी सभाएं निकलती थी, तो उसी टाइम जो है सारे के सारे गांव वाले आ जाते थे। गांव वाले गिफ्ट देते थे, दही देते थे, लो भी दही खा लो, गुड़ खा लो, फूलों की माला पहनाते थे, उनका आदर सत्कार किया करते थे, ठीक है। और मिलने की भी कोशिश करते थे कि राजा जी मारो कान दुख है, मारो पेट दुख है, मारो हिर दुख है, मारे आज हो गयो, मारे थाड़ा लंडूर मारी छोरी छेड़ दी, मारी आजबन छोरी छेड़ दी, मारे आज वो हो गयो, आज पति ने पत्नी का नाक काट लिया, कान काट लिया, बंदर ने लड़की को थप्पड़ मार दिया, लड़की बावड़ी बूच होगी, लड़की शानी होगी। ये सारी बातें जो है उस टाइम पे मतलब कहते ही रहते होंगे। हाँ, लेकिन इस बारे में एक बात ये भी कही गई है, जैसे ये सेना एक राजा की एक गांव से निकल के जाती थी तो पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इसका मतलब ये था कि हाथी वगैरह जो है लोगों की झोंपड़ियां, घर वगैरह सारे तोड़ के तहस नहस कर देते थे। ये बाण भट्ट ने लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। व्यापारियों के काफिलों ने लोगों के घर वगैरह बहुत सारे उजाड़े हैं। तो ये खैर एक दुख की बात है। चलिएगा, लास्ट बात हमारी अब अन्यत्र की आती है लास्ट में। तो मरुभूमि से बहुत सारे सदियों से जो है, मरुभूमि होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने अरब से यातायात का केंद्र है। अब आपको पता ही अरब क्षेत्र में बहुत सारे मरुस्थल है, लेकिन फिर भी लोग जो है यातायात का मार्ग बना रहे थे। तो यातायात करते कैसे थे ये इसी से ही करते थे, ये अपने ऊंट वगैरह से जो है, क्योंकि ऊंट ही ऐसा है जो रेगिस्तान में चल सकता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ये। अरब में रहने वाले एक जाति है जिसका नाम है बेदुइन, जो कि घुमक्कड़ कबीले के हैं। ये ज्यादातर व्यापार वगैरह किया करते थे, ठीक है। कबीले का मतलब होता है जो 100, 200, 500 लोगों का एक झुंड हो, जो कि एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ऊँटों से जो है ये व्यापार किया करते थे ज्यादातर। इसी टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का हमारा, कि 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद आते हैं, जिन्होंने अरब क्षेत्र में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत कर दी। और ये इस्लाम धर्म भी अल्लाह को सर्वोपरि मानता है, जैसे ये ईसाई धर्म के अंदर माना गया है गॉड को। और अगले 100 सालों के दौरान ये उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत के अंदर धीरे धीरे फैल गया ये। और फिर कुछ नाविक वगैरह जो है या कुछ घुमक्कड़ लोग जो थे इस धर्म को इधर उधर जो है फैलाते गए और अपने साथ में लेते गए। और तकरीबन अरब सिपाहियों ने 1300 साल पहले सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उसको भी जीत लिया और अपना पूरा काबू कर लिया। आज आप देखते होंगे कि सिंध वाला सारा इलाका जो है वो मुस्लिम ही इलाका है। अब इसमें 2 डेट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई और हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वो 1400 साल पहले चला है, ठीक। चलिएगा, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आपसे सवाल पूछता हूं मैं। आज के सवाल आप ही बताइएगा, सही और गलत बताने हमें कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। जैसे सबसे पहला है, हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है क्या? ये सही है गलत है? हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और ये प्रशस्ति का ही एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त से भेंट लिया करते थे क्या? ये बताइए सही है गलत है। दक्षिण पथ में 12 शासक थे क्या? ये सही है गलत है, बताइएगा। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे, और यह भी बताइएगा क्या ये सही है गलत है। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी और दक्षिण भारत की स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही हैं। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर रहूंगा कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और कल हमारा चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का लास्टवां चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, 12वां चैप्टर, ठीक है। और फिर एक दिन की छुट्टी करके आगे हम सुबह 11 बजे से पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जो मैंने आज आपको काम कहा है वो काम बिल्कुल करिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज, कल, जिस दिन मैं पॉलिटी स्टार्ट करूं उस दिन तक आप मेरे को जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जैसे भी पीडीएफ बना के, आप जो लिखे ना उसको पीडीएफ बना लेना। कैम्प्स के अंदर एप्लीकेशन आती है, आप उसे पीडीएफ बना के और मुझसे मुझे जो है सेंड करना। देखते हैं कौन बच्चा सेंड करता है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, उनमें से किसी एक बच्चे की जो राइटिंग मुझे ठीक लगी या जिसने ठीक ढंग से लिख रखा है, चलो राइटिंग की छोड़ दो, और उसको मैं शेयर कर दूंगा सभी के साथ में। चलिए ठीक है, थैंक यू। मुस्कुराते रहना, आप लोग खुद भी खुश रहना और औरों को भी खुश रहने की वजह देना।